अब सवाल उठता है अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो कहाँ हुई। तो ऑब्वियसली सब कुछ आप देख रहे हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स के सामने गड़बड़ी स्कूल से कहीं होने की कोई चांसेस नहीं है। अब गड़बड़ी कहीं भी हुई है तो वो 5 तारीख से पहले हुई, और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि खबरें मिल रही है कि 4 तारीख को पटना में क्वेश्चन अवेलेबल था। अगर 4 तारीख को पटना में क्वेश्चन अवेलेबल था तो वो NTA जाने, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जाने, वो बाकी लोग जाने कि वहाँ अवेलेबल कैसे हुआ। हमारी जिम्मेदारी 5 तारीख को थी। हम 5 तारीख को सारे SOPs फॉलो करते हुए काम किए, पूरी ईमानदारी से काम किए। उसी टाइम EOU की ऑफिशियल्स ने उनको कुछ नोटिस दिया या शो कॉज दिया, जो बैंक में दिया, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारी आज चाहिए, आप कितने लापरवाह हैं कि ये सारी जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो EOU के ऑफिशियल्स थे और जो भी लोसीना थाना प्रभारी थे, इवन हम भी मौजूद थे, अगर देखा जाए तो पहली शक की सुई ट्रांसपोर्टर पे होती है कि किस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से नेटवर्क की गाड़ी यूज़ किया गया। हम लोग क्या करते हैं कि 5 तारीख को एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर डिजिग्नेटेड बैंक जाते हैं, और इस बार नीट के क्वेश्चन पेपर्स हमारे SBI से मिले थे। तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुबह 7:30 बजे पहुंच गए, जहां सारे CS और सारे ऑब्जर्वर्स वो क्वेश्चन पैकेट्स कलेक्ट करने के लिए गए थे। वैसे सर्कमस्टांसेस में बैंक मैनेजर के प्रेजेंस में सारे ट्रंक्स को कलेक्ट किया गया और देखा गया कि वो सारे ट्रंक्स कार्डबोर्ड बॉक्स में सील्ड थे। एक्चुअली होता क्या है, जो क्वेश्चन पैकेट्स होते हैं वो आयरन ट्रंक में होता है, और आयरन ट्रंक प्रॉपरली सील्ड होता है। उस आयरन ट्रंक के ऊपर में एक कार्डबोर्ड गत्ते का कवर होता है जिसमें टेपिंग की हुई होती है। हमें जांच करना होता है कि गत्ते का कवर पूरा ठीक से है, टेपिंग पूरा ठीक से है। बैंक मैनेजर ने, मैंने एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर ने, 5 CS ने और 5 ऑब्जर्वर्स ने ये जांच किया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था, सटीक था। हम लोगों ने सारे CS को और सारे ऑब्जर्वर्स को वो सारा पैकेट सौंप दिया। अब जैसा कि सिस्टम होता है, CS और ऑब्जर्वर उस पैकेट को लेकर एक ही गाड़ी में वो सेंटर चले जाते हैं, और सेंटर में एक कंट्रोल रूम बना होता है, जिस कंट्रोल रूम में उस पैकेट को रखा जाता है। और वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं, 2 डिप्टी CS मौजूद होते हैं, और एक ऑब्जर्वर और एक CS मौजूद होता है, जहाँ कैमरे की निगरानी में उसे रखा जाता है। और जब तक एग्ज़ाम का टाइम ना हो वो कैमरे की निगरानी में रहता है। सारे सेंटर्स में हमने घूम कर देखा, ये प्रोसीड्यूर, ये SOP बिल्कुल फॉलो हुआ था। उसके बाद ठीक 1:15 में, जैसा कि डेजिग्नेटेड आवर था कि 1:15 में उस पर 2 लॉक्स लगे हुए थे आयरन बॉक्सेस में। जब गत्ते का कवर आप हटाएंगे तो आयरन बॉक्सेस देखेंगे, उस पर 2 लॉक्स लगे थे। एक डिजिटल लॉक था जो स्वयं खुलता 1:15 में, और दूसरा एक लॉक था जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में होता है, उसे एक छोटी सी आरी होती जिसे कट करके उसे निकालना पड़ता है। तो वही प्रोसीड्यूर फॉलो हुआ और बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ हुआ। एक बात जानने की आप लोगों को ज़रूरी है कि जो लॉक 1:15 बजे ऑटोमेटिकली खुल रहा था, पूरे कंट्री में कहीं नहीं खुला। 1:20 के आसपास से सारे सिटी कोऑर्डिनेटर जिनकी ऊपर जिम्मेदारी होती है उस रीजन में एग्ज़ाम करवाने की, वो सारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स NTA को खबर किए कि भाई वो लॉक कहीं खुल नहीं रहा है। तब NTA ने लगभग 1:30 के आसपास, 1:25-30 के आसपास ये कहा कि आप लोग उसे भी उसी आरी से काट दिया जाए, और जो लॉक खुद से खुला नहीं। और सारे लोगों ने उसे काटा, और फिर अंदर में 6 लेयर्स होते हैं, उन 6 लेयर से क्वेश्चन पैकेट्स को निकाला। जब क्वेश्चन पैकेट्स खुलते हैं या सील उसका टूटता है तो उस समय CS मौजूद रहते हैं, ऑब्जर्वर जो NTA के भेजे हुए रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, 2 डिप्टी CS मौजूद रहते हैं, वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद रहते हैं, और 2 बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स खुद है वो भी मौजूद रहते हैं गवाही के तौर पे। इन सभी का वहाँ पे गवाह लिया जाता है कि प्रॉपरली बॉक्स पैक्ड था, सब कुछ ओके था, सबका सिग्नेचर होता है, तब पैकेट खुलता है। बिल्कुल उसी तरह से पैकेट खुला, और लास्ट में एक आंसर बुकलेट होता है। एक कार्ड बढ़ाएंगे प्लीज़। लास्ट में एक पैकेट होता है जिसके अंदर में क्वेश्चन बुकलेट होता है। वो एक पैकेट जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, अनटेम्पर्ड पैकेट होता है, जिसको टेम्पर नहीं किया, फाड़ा नहीं जा सकता है। उसमें सेल्फ एडहेसिव स्टिकर लगा होता है जिसको हटाया भी नहीं जा सकता है। हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है कि उसे कैंची से काट करके अलग किया जाता है, वो भी बच्चों के सामने। सारे 24 बच्चे जो क्लास में हैं उन 24 बच्चों के सामने उनको दिखा कर किया जाता है, और 2 बच्चों को फिर सामने रखते हैं, गवाह बनाते हैं कि आपके सामने काटा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट।
तो बिल्कुल वही प्रोसेस किया गया, सब कुछ हुआ, उन बच्चों ने वहाँ साइन भी किया, सब कुछ ओके था। उसके बाद एक अंदर से आंसर बुकलेट निकलता है, जिस आंसर बुकलेट में एक सील लगा होता है। हर बच्चों से इन्विजिलेटर कहता है कि आप देख लो आपका सील प्रॉपरली है या नहीं। सब बच्चे कंफर्म करते हैं, तब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है। इनफैक्ट राइटिंग टाइम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक बच्चों के पास वो आंसर बुकलेट होता है, जिससे वो जांच कर ले कहीं कोई गड़बड़ी है या नहीं। हमारे यहाँ ये सब कुछ ओके पाया गया। आप देख सकते हैं जो लास्ट आंसर बुकलेट जो 7वें लेयर में निकलता है वो कुछ इस तरह होता है। इसमें अंदर में आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट होता है इस तरह का, और ये एक टैम्पर प्रूफ इन्वेलप होता है जो खास एनटीए ने बनाया। उसे हम उखाड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ कैंची से ही कट कर सकते हैं। तो कैंची से उसे कट करके बच्चों को सौंप दिया गया, सील बच्चों ने देखा, सब ओके हुआ। एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनटीए को, जो एनटीए को सारी बातें बताते हैं कि हाँ क्या हुआ कैसे हुआ। सबसे पहला सीएस के बाद एनटीए का भेजा हुआ ऑब्जर्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 इन्विजिलेटर्स, उसके बाद 2 बच्चे जो खुद एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पे उन सब के सामने होता है, सारा प्रोसेस ओके होता है, और कैमरे की निगरानी में। उस दौरान अगर कुछ भी घटना होती है तो एनटीए संज्ञान लेता है और ऑब्जेक्ट करता है। जब क्लासरूम में ये क्वेश्चन पैकेट्स खुल रहा होता है तो उस समय भी 24 बच्चे सिर्फ होते हैं एक क्लासरूम में। 24 बच्चे सब देखते हैं और 2 बच्चों को सामने बुला के दिखाया जाता है। वही बच्चे देख रहे थे, उनके सामने काटा गया, क्वेश्चन पेपर निकाला गया, सब कुछ हो गया। कभी किसी क्लासरूम में अगर कुछ भी छोटी भी बात होती है, सपोज एक इन्विजिलेटर चेयर पे बैठ गया, तो एनटीए का वहाँ से ऑब्जर्वर को कॉल आता है कि वो चेयर पे क्यों बैठा, उन्हें खड़ा होने बोलिए। अगर एक इन्विजिलेटर कभी मूवमेंट नहीं करता तो एनटीए की ये प्रैक्टिस है कि ऑब्जर्वर को कॉल आता है कि वो मूवमेंट क्यों नहीं करा, उसे देखिए। एनटीए कम्प्लीटली थ्रू आउटली विजिलेंट होता है। तो किसी भी तरह की कोई यहाँ पे कंप्लेंट नहीं हुआ, किसी तरह की कोई शिकायतें हुई। सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो खुद नीट एस्पिरेंट्स थे, चाहे वो एनटीए के भेजे हुए ऑब्जर्वर्स थे, चाहे वो इन्विजिलेटर्स थे या कोई भी थे, किसी तरह का कोई भी कंप्लेंट नहीं हुआ और 5 तारीख को एग्ज़ाम बढ़िया से संपन्न हुआ। 21 मई 2-3 दिन पहले, 21 जून सॉरी 2-3 दिन पहले ईओयू के ऑफिशियल्स हज़ारीबाग आए थे। उनको कुछ जानकारी चाहिए था, किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे थे, तो वो आकर के हम यहाँ पर मिले, स्कूल आकर मिले। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को पटना में कुछ बुकलेट नंबर मिला था, एक बुकलेट मिला था जिनका उन्होंने नंबर बताया, जो बुकलेट हमारे विद्यालय का था। वो बुकलेट हमारे विद्यालय में किसी कैंडिडेट का था। तो उस बुकलेट के बारे में उन्होंने बताया कि उसकी कॉपी जली हुई मिली, तो उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे। तो हम लोगों ने सब कुछ आयरन बॉक्सेस उनको दिखाया, पैकेट्स दिखाया, अनयूज मटेरियल सारा कुछ दिखाया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये सपोज इन्वेलप है, तो ये इन्वेलप को बहुत बारीकी से देखा। कुछ देर तक उन्होंने देखते रहे, 4-5 सदस्यीय टीम थे, वो कंटिन्यूस देखते रहे और देखने के बाद वो मुझे बताया कि सर देखिए इस चीज़ में ये पैकेट है, यहाँ कैंची से कट करके आपने निकाला है, इसके पीछे अगर देखें तो बारीकी से बिल्कुल एकदम माइन्यूट हल्का सा प्रिसाइजली कट था और उसे ग्लू से चिपका दिया गया था। ठीक है, जो वहाँ पर एविडेंट दिख रहा था। उन्होंने कहा कि ये शक है कि इसके साथ कहीं छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों ने कहा कि सर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बहुत बारीकी से अगर देखेंगे ये बातें आम आदमी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले हैं। इस तरह की घटनाएं कई सारी वो लोग देख चुके हैं, तो इस तरह की बातें पहले भी उन्होंने कर रखा है। तो उन्होंने देखा कि जिसने भी किया वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे जिन्होंने बहुत बारीक कट किया, उसको ग्लू से भी चिपका दिया। और ऑब्वियसली जब अगर कोई आम आदमी उसे नहीं देख पाया तो इतने सारे लोग यहाँ देख नहीं पाए। खैर ये तो मामला जांच का है, ये मामला अनुसंधान का है कि क्या मामला है कैसे है। बताने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो 5 तारीख को जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन बैंक से जाता है और ये सील्ड बक्सा क्वेश्चन बुकलेट्स का लेकर आता है। और वहाँ पे कई सारे गवाह होते हैं। पहला 2 बैंक मैनेजर गवाह होते हैं, दूसरा सिटी कोऑर्डिनेटर गवाह होता है, तीसरा खुद सीएस गवाह होता है, चौथा एनटीए का भेजा हुआ ऑब्जर्वर गवाह होता है। इन सब की गवाही में ये आता है।
और ये सारा प्रोसेस कैमरा में होता है, बैंक से सेंटर तक आता है, सेंटर में फिर से कैमरे के अंडर में रहता है, और फिर से इतने सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, सीएस रहते हैं, ऑब्जर्वर रहते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स रहते हैं, 2 डिप्टी सीएस रहते हैं, 2 स्टूडेंट जो नीट एस्पिरेंट खुद है वो रहते हैं। इन सब के सामने हुआ। अब सवाल उठता है अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो कहाँ हुई? तो ऑब्वियसली सब कुछ आप देख रहे हैं इतने सारे स्टेक होल्डर्स के सामने, गड़बड़ी स्कूल से कहीं होने की कोई चांसेस नहीं है। अब गड़बड़ी कहीं भी हुई है तो वो 5 तारीख से पहले हुई, और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि खबरें मिल रही है कि 4 तारीख को पटना में क्वेश्चन अवेलेबल था। अगर 4 तारीख को पटना में क्वेश्चन अवेलेबल था तो वो एनटीए जाने, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जाने, वो बाकी लोग जाने कि वहाँ अवेलेबल कैसे हुआ। हमारी जिम्मेदारी 5 तारीख को थी। हम 5 तारीख को सारे एसओपीज़ फॉलो करते हुए काम किए, पूरी ईमानदारी से काम किए। हमारे यहाँ एग्ज़ाम सेंटर कोई नया नहीं है, एनटीए में मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। हज़ारीबाग के जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सब हमें पहचानते हैं और सब जानते हैं कि काम कैसे होता है। तो ऑब्वियसली आज तक कभी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आई। अब जिस दौरान इंक्वायरी हुई ना हमें कोई समन मिला, ना एनटीए से कोई क्वेश्चनिंग हुई, ना कहीं कुछ हुआ। यकीन मानिए अगर हमारी तरफ से गड़बड़ी होता तो हम लोग को समन मिलता। 5 तारीख की एग्ज़ाम हुई, 5 तारीख को ही एनटीए इतना विजिलेंट रहता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को पकड़ता। इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते, वो कहीं ना कहीं इन बातों को पकड़ते। ऑब्वियसली कहने का बात यही है कि यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब अगर बात आती है गड़बड़ी हुई तो कहाँ से हुई? जब ईओयू की ऑफिशियल्स आए थे तो उनके साथ 4 ऑफिशियल्स थे, एक लोसिंगना थाना प्रभारी थे, और साथ में मैं भी गया था कई सारे जगह जहाँ जांच हुई थी। उनमें सबसे पहले हम लोग बैंक गए, एसबीआई जुल्लू पार्क ब्रांच, जहाँ से हमने क्वेश्चन रिसीव किया था। ईओयू ऑफिसर्स ने जैसे कहा कि नीट का क्वेश्चन पेपर आपसे रिसीव हुआ तो आपसे कुछ जानकारी चाहिए, तो वहाँ के जो मैनेजर थे, जो कस्टोडियन थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ से क्वेश्चन रिसीव हुए ही नहीं। मैं साथ पे मौजूद था टीम के, मैंने कहा नहीं क्वेश्चन यहीं से रिसीव हुए हैं, शायद आप हड़बड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से रिसीव नहीं हुए। ईओयू के ऑफिसर्स रहे कोई बात नहीं, जनरली 2 बैंक्स पे क्वेश्चन आते, चलिए दूसरे बैंक चलते हैं। हम लोग कैनरा बैंक साथ में गए। उस समय 4 ईओयू के ऑफिसर्स थे, ठीक है, और एक लोसिंगना थाना प्रभारी भी थे, और साथ में हम भी थे। हम लोग कैनरा बैंक गए, वहाँ के मैनेजर ने कहा नहीं यहाँ तो क्वेश्चन आए थे लेकिन यहाँ से रिसीव नहीं होना था, वो रिसीव एसबीआई से हो रहा था। आप लोग ये प्रोसेस जान लें कि हम लोग को पता कब चलता है कि एसबीआई जाकर क्वेश्चन पेपर लेना है। जनरली रात के 1 बजे 2 बजे हम लोग को मेल आता है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह सो कर उठते हैं और देखते हैं कि एनटीए से मेल आया, इस 2 बैंक में हम लोग को पता रहता है क्वेश्चन आए, इस बैंक हमें जाना है, और सब लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोग को बैंक के बारे में भी जानकारी अहले सुबह मिलती है। तो अल्टीमेटली खैर जो ईओयू ऑफिसर्स बैंक गए थे वो दोबारा गए एसबीआई बैंक, वहाँ पर डांटे उनको जो कस्टोडियन थे कि आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ, इतना बड़ा मामला आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ। तब बेचारे थोड़े से घबराए हुए थे, मे बी पुलिस वालों को देखकर हो सकता है वो घबरा गए हो। तब हमने कहा कि जिस दिन क्वेश्चन हम लोग रिसीव करने आए, सर आप कस्टोडियन थे और आपकी डिप्टी कस्टोडियन इस नाम से थी। तो उन्होंने डिप्टी कस्टोडियन जो दूसरे नाम से जॉइंट कस्टोडियन थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ से रिसीव हो। तो उन्होंने कहा कागज़ दिखाइए। ईओयू ऑफिसर्स ने उनसे कागज़ मांगा, तो कागज़ के नाम पर उनके पास सिर्फ एक चालान था जो एनटीए से आता है, और मेरा रिसीविंग किया हुआ पेपर था जो कि हमने सारे सीएस के सामने रिसीव किया। बाकी कोई पेपर्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। उसी टाइम ईओयू की ऑफिसर्स ने उनको कुछ नोटिस दिया या शोकॉज दिया जो बैंक में दिया, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारी आज ही आज चाहिए, आप कितने लापरवाह हैं कि ये सारी जानकारी आपके पास नहीं है। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ कौन पहुँचाया था, पैकेट्स कौन सी गाड़ी में लेकर आया था, कौन बंदा लेकर आया था। इत्तेफाक की बात है उनके पास कोई जवाब इसका नहीं था। किस गाड़ी में आया था बैंक ऑफिसर्स को नहीं मालूम था, किसने रिसीव किया उनको ये भी नहीं मालूम था, कौन बंदा देने आया था नाम भी नहीं मालूम था, कहीं कोई तरह की एंट्री नहीं थी। उन्होंने डांट का कहा इतना सेंसिटिव कस्टोडियन की इतनी ज़बरदस्त लापरवाही एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली उनको नोटिस सर्व किया, नोटिस का जवाब उनसे मांगा, लेकिन फिर भी वो ये बता नहीं पाए कि कौन आया, कौन कैसे आया, एंड सो ऑन। क्या अल्टीमेटली सबको पता था कि ब्लू डार्ट सर्विसेज से आया था। उसके बाद ब्लू डार्ट सर्विसेज की ऑफिस ढूंढते हुए ईयू ऑफिसर्स के साथ यही टीम वहाँ चली गई जिसमें मैं भी था। ओरिया में जो शहर से बाहर है ब्लू डार्ट की एक ऑफिस है जो एक छोटा सा दुकान के शक्ल में है बस। वहाँ हम लोग गए, वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कैसा है।
तो उन्होंने बताया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने लायक है, कि नेटवर्क की गाड़ी से रांची से यहाँ है। अब सवाल उठता है, नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है? एक गाड़ी जो कई सारे कंपनीज़ को एक साथ सर्व करती है, उसे नेटवर्क की गाड़ी कहते हैं। तो वो ब्लू डार्ट की अपनी गाड़ी नहीं थी, नेटवर्क की गाड़ी थी। उससे ये क्वेश्चन पास यहाँ आया। जब ईयू के ऑफिसर्स ने पूछा कि जब वो गाड़ी आई तो उस गाड़ी में कितने लोग थे, सिक्योरिटी क्या थी, उसने कहा नहीं कुछ नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था, गाड़ी एक अकेला ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। उन्होंने उनको बहुत जमकर डांटा कि इतना सेंसिटिव क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे रांची से यहाँ कैसे आता है। उन्होंने कहा कैमरा में आप दिखा सकते हैं कि गाड़ी के सही, उन्होंने कैमरा में दिखाया। कैमरा मैंने भी वहाँ पर देखा, उस कैमरे की उन लोग रिकॉर्डिंग लेकर गए हैं। कैमरा गाड़ी आई और गाड़ी गेट के बाहर जो उनका शटर लगा हुआ, शटर के बाहर डंप कर दिया 9 पैकेट्स, वो आयरन बॉक्सेस को डंप कर दिया बिल्कुल गेट के बाहर। उन्होंने कहा कितनी लापरवाही है, यहाँ पे डंप क्यों किया? जब गाड़ी आई तो यहाँ से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर बैंक था, वो बैंक में पहुँचा देता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने कहा पहुँचाने को, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने फिर से कहा ये बहुत ग्रॉस इरेगुलरिटी है कि ड्राइवर 1-2 किलोमीटर नहीं जा सकता था, रांची से यहाँ आ सकता था, फिलहाल यहाँ से आपने बैंक कैसे पहुँचाया? तो उन्होंने कहा कि सर टेम्पो से। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक टेम्पो में इतना 9 पैकेट्स नहीं हट सकते, बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं। तो उन्होंने कहा सर ई रिक्शा से। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ई रिक्शा में ऑलमोस्ट ट्रंक इतना बड़ा एक ट्रंक होता है, इतना चौड़ा ट्रंक होता है। आप खुद से सोचिए ई रिक्शा में, एक ई रिक्शा में कैसे आएगा? तो खैर उन्होंने कहा ई रिक्शा से हमने बैंक पहुंचाया। उन्होंने कहा रिसीविंग दिखाइए, तो रिसीविंग बिल्कुल वहाँ पर मौजूद था। वही कस्टडियन जो कुछ डॉक्यूमेंट दे नहीं पा रहे थे, उनका सिग्नेचर था रिसीविंग में। उन्होंने दोबारा कस्टडियन को डांटा, आपके पास कोई पेपर नहीं है, जबकि रिसीव आपने ही किया था। तो खैर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है वो डर गए हो सकता है वो घबरा गए हो। घबराहट हम में भी बहुत हो गई थी जब कई सारा न्यूज़ चल रहा था, तो किसी पे कोई आरोप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ईओयू के ऑफिशियल्स थे और जो भी लोसीना थाना प्रभारी थे, इवन हम भी मौजूद थे, अगर देखा जाए तो पहली शक की सुई ट्रांसपोर्टर पे होती है कि किस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से नेटवर्क की गाड़ी यूज़ किया गया। सिर्फ एक ड्राइवर लेके क्वेश्चन पैकेट्स को यहाँ आता है और किस तरह से किसी कॉमन से सामान की तरह डंप कर देता है वहाँ पे उसके गेट के सामने। और जब वो डंप कर रहा था तो उस दौरान देखा गया कि अंदर में 2 लोग बैठे हुए थे और वो मोबाइल चला रहे थे। पूछा गया कि ये 2 लोग कौन है, वो जवाब भी नहीं दे पा रहे। 2 लोग कौन? बोले सर कस्टमर हो सकते हैं। अब इतना सेंसिटिव जब डॉक्यूमेंट्स आता है, यकीन मानिए यही जो हम लोग बैठे हुए हैं हमारा कंट्रोल रूम में, जब हमारे ये बॉक्सेस आयरन बॉक्सेस आते हैं यहाँ पर, तो किसी को भी परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं होती है अदर दैन जो रिक्वायर्ड ऑफिशियल्स हैं। तो वहाँ पर 2 लोग पहले से बैठे हुए मोबाइल चला रहे थे, वो दिख रहे थे। ईओयू ऑफिसर्स ने उस समय बोला कि कई सारा इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी जांच उन लोगों ने पहले भी कर रखा है, और इस तरह की घटनाओं में नॉर्मली ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार होता है जहां से गड़बड़ियाँ होती हैं। हम बिल्कुल निश्चिंत थे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। कल अचानक कुछ अखबारों में और कुछ न्यूज़ चैनल्स में, जो ऑब्वियसली हज़ारीबाग से मोस्टली बाहर है, जो इनको यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ पे नाम हमारे स्कूल का आया, कुछ पे नाम हमारा भी आ गया। बहुत बुरा लगा सुनकर। कुछ लोगों ने डायरेक्ट हमें आरोपी बना दिया, कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूशन को आरोपी बना दिया। बहुत ही बुरा लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। जिस तरह किसी इंसान का कत्ल होता है, उस तरह एक इंसान का इमेज का कत्ल होता है। ऑलमोस्ट वैसा हो रहा था, बिना कुछ पूछे हुए। किसी ने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, किसी ने कुछ बात जांचा नहीं, किसी ने कहीं कुछ देखा नहीं। अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ी होता, यकीन मानिए 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 5 तारीख को हमें समन आता, 6 तारीख को आता, 7 तारीख को आता, 8 तारीख को आता। जिस दिन ईओयू ऑफिशियल्स आए थे, वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अरेस्टिंग भी हुई। आपको मालूम है बहुत सारी, हम लोग पे कोई भी समन नहीं आया है। और जो जांच के दायरे में आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ रही है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग सही मायनों में का जाँच करेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऑफिशियल्स की जाँच करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मेथोडोलॉजी की जाँच करेंगे, सारा सच सामने आ जाएगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स की और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की जांच करने ईओयू की टीम रांची भी गई थी। उनके एमडी शायद वहां मुलाकात नहीं हो पाई है, जिनकी खोजबीन कंटिन्यूअसली चल रही है। सारा मामला साफ साफ क्लियर है, सारा कुछ साफ साफ क्लियर है। लापरवाही कहीं न कहीं हुई है, गड़बड़ी कहीं न कहीं हुई है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ से हुआ है जाँच किया जाए और जाँच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और एक रिक्वेस्ट आप सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से करना चाहता हूँ कि पत्रकार जो होते हैं वो
डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ होते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया की। आप चाहें तो किसी की सच्चाई की लड़ाई में उसका साथ देकर सच्चाई को सामने ला सकते हैं आप, और कोई पत्रकार चाहे तो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ मनगढ़ंत कहानी बना ले, किसी से कुछ सुनी सुनाई बात सुन ले और सुनकर किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर ले। पत्रकारिता जगत से एक मेरा आह्वान है कि प्लीज़ किसी का भी कैरेक्टर एसेसिनेशन ना करें। कुछ भी मामला हो उसकी जानकारी लें, कुछ भी मामला हो उसको देखें और इस तरह से सही न्यूज़ को फ्लैश करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.